हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा था, हमने इसमें पहले तो हमने इसकी इक्वेशन पूरी समझी थी, कैसे इसका प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले ऑफ़र आता है। ऑफ़र में आप एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफ़र को ही हम प्रपोजल भी बोलते हैं ना, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रपोज, तो क्या बन जाता है ये प्रॉमिस बन जाता है। फिर प्रॉमिस में आप कंसिडरेशन को ऐड कर दो तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट में आप क्या ऐड कर देते हो? एग्रीमेंट में आप ऐड कर देते हो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। लॉ के थ्रू अगर आप ये हो जाता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? अपना कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। हमने ये पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो भी ये जो सारी टर्म्स हैं हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिटेल में हम समझने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी आ जाता है कि प्रपोजल का क्या मतलब है, ऑफर का क्या मतलब है, एग्रीमेंट का क्या मतलब है। ये आपको डेफिनेशन दे दी जाती है और फिर पूछ लिया जाता है ये ऑफर है या प्रपोजल है ना। तो उसको भी हमको क्या करना है, डेप्थ में समझना है। तो लीगल एस्पेक्ट का हम क्या करेंगे, इसको आज डेप्थ में करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के जो भी हमारी टर्म्स है उसको हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है प्रपोजल, ऑफ़र। हमने याद किया था इसका सेक्शन क्या होता है, 2A सेक्शन होता है। इसके 3 कंडीशंस है इसमें। 1 पर्सन मेक्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए क्या करेगा, ऑफ़र बनाएगा। क्या मतलब है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को बता रहा है कि भाई मुझे तुमसे ये चाहिए या मैं तुमको ये बेचना चाहता हूँ, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये कुछ ना कुछ है तो करने के लिए होगा या कुछ ना कुछ रोकने के लिए होगा, उसे हम प्रपोजल बोलते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए, इट मे बी टू डू समथिंग और टू स्टॉप डूइंग समथिंग। या तो आप इसमें कुछ कर रहे हो या आप इसको रोकने के लिए कुछ कर रहे हो, है ना। और थर्ड इसमें कंडीशन है, द पर्सन मेकिंग द ऑफर मस्ट हैव इंटेंशन दैट अदर पर्सन शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। आप अगर आप कोई ऑफ़र बना रहे हो, उस ऑफ़र को आप इसी तरीके से बनाओगे कि वो बंदा अगला वाला एक्सेप्ट करे। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि अगला बंदा इसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्या डेफिनेशन है हमारी प्रपोजल की? ए प्रपोजल इज व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस टू डू और नॉट डू समथिंग विद द इंटेंशन दैट द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट इट। आप कुछ करने या कुछ नहीं करने के संदर्भ में, आप कुछ करने या नहीं करने के उसमें ही आप क्या करते हो कि वो बनाते हो, प्रपोजल बनाते हो। और इंटेंशन क्या रखते हो कि सामने वाला इसको एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा ऑफर या प्रपोजल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टेंस। अब क्या होता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट दैट द प्रपोजल इज़ टू बी एक्सेप्टेड। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी पर्सन ने प्रपोजल बनाया है तो वो क्या करेगा कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। मैंने ये पेन बेचना था इशिता को, दिव्या ने ये पेन बेचना है इशिता को, कि इशिता ये क्या करे, एक्सेप्ट करे, इसको मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एक्सेप्टेंस फ्री होना चाहिए, मस्ट बी फ्री। फ्री का मतलब यहाँ पे एक्सपेंसिव या फ्री से नहीं है। फ्री का मतलब यहाँ से ये है कि जो मेरा कोई दबाव ना हो उस पर। ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसे, आप ये देख लो कि अपन कोई मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है कि मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना, तो ही मैं तुझे, जैसे किडनैपिंग वाला सीन है ना, तो ही मैं तुझे उस पर क्या करूँगा, छोड़ूंगा उसको। तो ये क्या है, एक तरह का दबाव है। या मैं ना इशिता को बोलूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये पैसे चाहिए ही चाहिए, भले उसे पेन चाहिए नहीं चाहिए, मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगी, नहीं तुम्हें ये पेन खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई की उंगली काट दूँगी। ऐसा कुछ भी आप ऐसा, मतलब कि फ्री रहना चाहिए, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। ये नहीं कि जो खरीदने वाला है उस पर कोई ना कोई दबाव हो, है ना। अगर दबाव होगा तो वो नहीं खरीद पाएगा, वो मस्ट बी फ्री। वो एक्सेप्टेंस में आप उसको नहीं मानोगे क्योंकि उसने दबाव से ख़रीदा है। बेचारा कोई ऐसे दबाव से ख़रीदेगा तो गलत बात है ना। तो ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्री होना चाहिए। इसका लैटिन नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में। कॉन्सेसिस एड आइडम, ये लैटिन नाम, बस ऐसा ही पूछ लिया है कि एक्सेप्टेंस का लैटिन नेम क्या है ना, कॉन्सेसिस एड आइडम। तो ये आपको आना चाहिए। अब देखिए कुछ कंडीशंस होती है
कुछ कंडीशंस होती है किसकी, एक्सेप्टेंस की, एसेंशियल कंडीशंस की, ये तो होना ही चाहिए, तो ही हम उससे एक्सेप्टेंस मानेंगे, ठीक है ना। तो कैसा है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर, गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम। एक तो ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हाँ आप ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ बेच रहे हो, फिक्स प्राइस होनी चाहिए, या उसमें एक्सेप्टेंस में ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप उसको समझो, उस चीज़ को आप क्या करो कि ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई दबाव है या कुछ, है ना। उसके बाद कम्युनिकेटेड टू प्रपोजल, ऐसा नहीं कि आप बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेटेबल होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हो, मैं इशिता को कुछ चीज़ बेच रही हूँ, तो इशिता से मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ तुमको बेच रही हूँ, तुम खरीदना चाहती हो नहीं चाहती हो, तो ये क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अगर बिना बात करे अगर हम ये कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, है ना। प्रपोजर कौन होता है, जो बेचने वाला। अगर मैं बेच रही हूँ मैं बेच रही हूँ तो मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी ना, मतलब वो एक्सेप्ट करे, मैं इस इंटेंशन से दूंगी, हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब थर्ड क्या है, गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा कि आपको इतने टाइम में आपको ये एक्सेप्ट करना है ना, यूँ नहीं कि नहीं 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 मैंने अभी बोला है अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसा है मुझे नहीं पता, ये एक्सेप्ट करो और मुझे पैसे दो मेरे। अरे भाई इसे खरीदना ही नहीं है तो वो क्यों ही करेगी, है ना। तो रीजनेबल टाइम आपको उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आप ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिसर कौन होता है, हु ऑफर्ड, और प्रॉमिसी हु एक्सेप्टेड। अब यहाँ प्रॉमिसर कौन होगा, दिव्या, मैंने उसको ऑफर करा है कि यार तुम ये पेन खरीदना चाहती हो, और प्रॉमिसी इशिता, जिसने एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैं ये पेन खरीदना चाहती हूँ, है ना। नेक्स्ट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न दैट गिवन बाय वन पार्टी टू अनादर फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब दिव्या जो है वो पेन दे रही है ना, दिव्या पेन दे रही है इशिता को 100 रुपये में, ठीक है। अब दिव्या ने इसको पेन दिया है तो पेन इशिता के लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, और दिव्या के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। जिसको जो मिलता है वो उसका कंसिडरेशन हो जाता है। ये जो एक प्राइस है, इसमें एक जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ ए प्रॉमिस, प्रॉमिस की जो प्राइस है उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न दैट गिवन बाय वन पार्टी अनादर पेंटू। अब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर होगी कि हाँ कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तभी वो होगी ना एंटर, तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साथ एसेंशियल। अब कंसिडरेशन के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा होनी चाहिए बेचने की या क्या ऑफ़र करने की कि हाँ तुम ये खरीदना चाहोगी, है ना, या बेचना चाहोगी, और वो कुछ भी हो सकता है। ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। मस्ट बी इन रियल एंड लॉफुल, रियल होना चाहिए। यूँ नहीं आजकल जो स्कैम चल रहे हैं ना, फेक स्कीम चल रहे हैं कि ये पार्सल आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ में, या फ़ोन का आप ले लो, फ़ोन आपको आता है, आप आते फ़ोन देखते हो और उसमें साबुन निकल जाता है, तो ये कितना गलत हो जाता है। तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो रियल और लॉफुल होना चाहिए कि तुमने वहाँ पे 50,000 रुपये भी दे दिए, ऑनलाइन कर दिया है, और फिर आ रहा है जब पार्सल तो तुम देख रहे हो कि ये तो साबुन है या हो सकता है पत्थर हो। तो लॉफुल और रियल होना चाहिए, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं कंसिडरेशन का। ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए के लिए वो अपनी कार बेचना चाह रहा है बी को, ठीक है, वो एग्री हो गया है। 2 लाख इज कंसिडरेशन फॉर ए अगर बेच रहा है तो ए को पैसे मिलेंगे, तो 2 लाख कंसिडरेशन ए के लिए हो गया। एंड द कार इज कंसिडरेशन फॉर बी, क्योंकि बी को कार मिलेगी तो उसके लिए वो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। इसका भी लैटिन नेम है क्विड प्रो क्यू।
ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। कंसिडरेशन का लैटिन नाम क्या है? क्यूट प्रो क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीमेंट, जिसका सेक्शन है 2E। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जो भी आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस कैसे बनाया, वो एक्सेप्टेंस, ऑफर, कंसिडरेशन सबसे मिलके बना है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन टू फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। आप एक दूसरे के लिए मान जाते हो इस कंसिडरेशन पे कि इस पैसे पे कि हाँ तुम ये बेचो, तुम ये खरीदो, ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इसमें क्या होना चाहिए? लीगली होना चाहिए ना, ये लीगली होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए हमें, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स कंपलसरी है, ज़रूरी है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये मतलब कि क्या ये है एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना। तो फर्स्ट है इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑफर ही नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीगली रिलेशन होगा, लॉफुल होगा तो ही तो हम उसको करेंगे। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन, हाँ कि 2 लाख रुपए में मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तुम 2 लाख में खरीद रहे हो, ये एक तो पैसे की भी बात हो गई है और इसमें लॉफुल हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बन गया, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ऐसा ना हो कि हाँ मैं 2 लाख में तुमको बेचना चाह रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं 1,80,000 में ही तुम्हें दूंगा, तो कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी 2 लाख में वो खरीद पाए, है ना। अगर वो खरीद ही नहीं पा रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कैसे? कि दबाव ना हो, कोई भी दबाव ना हो कि नहीं नहीं तुमको 1,80,000 में देना पड़ेगा, ऐसा डरा के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल लीगली होना चाहिए। अगर लीगली नहीं है तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिना लो के तो हो ही नहीं सकता। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, क्या ये वॉइड होना चाहिए? नहीं ना, वॉइड नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी शो हो, दिखे कि हाँ ये चीज़ हुई है, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कोई टर्म है उसकी सर्टेनिटी फिक्स होनी चाहिए कि ऑफर हुआ कितने का? 2 लाख का, उसने एक्सेप्ट करा, ठीक है, ये कंसिडरेशन बन गया। तो ये सब क्या है? ये सारे जो टर्म्स है अपनी, उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हाँ आप इतने इतने में करोगे। लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ रिक्वायर्ड, कितनी बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ बेचने चाहते हैं और जैसे कि मान के चलो कि मुझे कोई दुकान बेचनी है, कोई शॉप मैं बेच रही हूँ, अब उसके लिए क्या होता है कि स्टैम्प लगता है ना, रजिस्ट्री होती है, सब चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। अगर मेरा कोई बढ़िया रिश्तेदार है ना, मैं उससे दुकान अपनी खरीद रही हूँ, उससे मैं अपनी दुकान खरीद रही हूँ, एक उसकी दुकान खरीद रही हूँ, तो मैं ऐसा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करती। भले मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाती हूँ लेकिन मैं स्टैम्प नहीं बनवाती जैसे कि, ठीक है। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करी कि विश्वास, है ना। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, तो जैसे छोटी मोटी अगर चीज़ हम खरीद रहे बेच रहे हैं तो उसमें हमको क्या वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने कोई आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है तो वो ये नहीं करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फिर मैं तुमको वो दूंगा आइसक्रीम, तुम मुझे पैसे देना, है ना। तो छोटी मोटी चीज़ के लिए हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते। शॉप्स वगैरह के लिए तो हमको वैसे भी करनी पड़ेगी, है ना, इसमें तो पूरा प्रोसेस होता है। पर कितनी बार ऐसा होता है कि आप गिफ्ट दे रहे हो, है ना, कोई गिफ्ट दे रहे हो तो क्या उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिएगी? क्या नहीं चाहिएगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसमें नहीं चाहिएगी। नेक्स्ट है, क्या है? नॉट है एक, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज अ कंपलसरी फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है? कंपलसरी। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं मैम, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 हमारा आज कंप्लीट हो गया है। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया पार्ट लेके आऊँगी जिसमें हम और डिटेल्स में जो ऑफर्स के टाइप्स है, एक्सेप्टेंस के टाइप्स है, एग्रीमेंट के टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स हैं, उन टाइप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि मैम क्लास कैसी लगी है,
ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको बता पाऊँगी कि हाँ ठीक है, आप ऐसा करो वैसा करो। आप भी मुझे बताइए कि अगर कुछ आपको कमी भी लगती है तो भी आप मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। अगर आपको कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हम जल्दी टेलीग्राम चैनल अपना चलाएंगे, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्या आपके काम आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, तो अच्छे से आप करिए, आप पूरी तैयारी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करती जाती हूँ आप उस लेक्चर के नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।